इस तरह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग हर संभव भारत में मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए आगे बढ़कर पहल करता है। इसके बावजूद कई दफ़ा देखने को मिलता है कि जिस हिसाब से व्यक्ति के मानव अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए वह नहीं हो पाती। तो क्या इसके लिए मानव अधिकार आयोग को दोषी माना जाए या फिर हमारे यहाँ की व्यवस्था में ही खोट है? यदि हम बात करें भारत के मानव अधिकारों की स्थिति की, तो देश के विशाल आकार और विविधता, विकासशील तथा संप्रभुता संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा यानी कि प्रेस्टीज तथा पूर्व में औपनिवेशिक राष्ट्र के रूप में इसके इतिहास के परिणाम स्वरूप भारत में मानव अधिकारों की परिस्थिति एक प्रकार से जटिल हो गई है। भारत का संविधान मौलिक अधिकार प्रदान करता है जिसमें धर्म की स्वतंत्रता भी निहित है। इन्हीं स्वतंत्रताओं का फ़ायदा उठाते हुए आए दिन सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। इससे किसी एक धर्म के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता, बल्कि उन सभी लोगों के मानव अधिकार आहत होते हैं जो इस घटना के शिकार होते हैं तथा जिनका घटना से कोई संबंध नहीं होता, जैसे मासूम बच्चे, गरीब पुरुष, महिलाएं, वृद्धजन। दूसरी तरफ भारत के कुछ राज्यों से अफस्पा कानून इसलिए हटा दिए गए क्योंकि इस कानून के जरिए सैन्य बलों को दिए गए विशेष अधिकारों का दुरुपयोग होने की वारदातें सामने आने लगीं। उदाहरण के तौर पर बिना वारंट किसी के घर की तलाशी लेना, किसी असंदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करना, यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है, अशांति फैलाता है तो उसे प्रताड़ित करना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना। ऐसी खबरें अक्सर अखबारों में आती रहती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ कानूनों में सुधार किया गया। लिहाजा यह सवाल उठता है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी भारत में मानव अधिकार पल पल किसी न किसी तरह की प्रताड़ना का दंश झेल रहा है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जिनके कारण एनएचआरसी मानव अधिकारों की रक्षा करने में खुद को लाचार पा रहा है। तो यदि हम चुनौतियों की बात करें, चैलेंजेस की बात करें, तो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें आयोग की सिफारिशें मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। लिहाजा मानव अधिकारों की मजबूती से प्रभावी नहीं रहने का सबसे बड़ा कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव ही है। यही कारण है कि हर जिले में एक मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कागजों पर ही रह गया। वहीं दूसरी तरफ राज्य मानव अधिकार आयोग केंद्र से जवाब तलब नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सशस्त्र बल उनके दायरे से बाहर हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रीय आयोग भी सशस्त्र बलों पर मानवाधिकार के हनन के आरोप लगने पर केंद्र से महज रिपोर्ट मांग सकता है, जबकि गवाहों को बुला नहीं सकता, उनकी जांच पड़ताल, पूछताछ नहीं कर सकता। साथ ही आयोग के पास मुआवजा दिलाने के लिए सक्रियता तो है, लेकिन आरोप को पकड़ने की दिशा में जांच पड़ताल करने का अधिकार नहीं है। अगर सरल शब्दों में कहें तो आज भी मानव अधिकार आयोग के पास सीमित शक्तियां हैं। मानव अधिकार संरक्षण कानून के तहत आयोग उन शिकायतों की जांच नहीं कर सकता जो घटना होने के 1 साल बाद दर्ज कराई गई हों। लिहाजा अनेक शिकायतें बिना जांच के ही रह जाती हैं। पदों का खाली पड़े रहना, संसाधनों की कमी, मानव अधिकारों के प्रति जन जागरूकता की कमी, अत्यधिक शिकायतें प्राप्त होना और आयोगों के अंदर नौकरशाही ढर्रे पर जो कार्यशैली है, इन आयोगों की समस्याएं ये रही हैं। ये सभी कारण जाने पहचाने हैं, लेकिन फिर भी इन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। लिहाजा अपने उद्देश्यों को पूरा करने में आयोग खुद को लाचार पाते हैं। इस स्थिति में मानव अधिकार आयोग भी सवालों के घेरे में आ गया है। इसकी तुलना उस गाय से की जाने लगी है जो चारा भी खाती है, जिसकी देखभाल भी होती है, परंतु दूध नहीं दे सकती। लोगों का मानना है कि अगर मानव अधिकार आयोग आम आदमियों के लिए हैं, तो भारत के दूरदराज इलाकों में रह रहे लोग, जहां अशिक्षा और गरीबी व्याप्त है, अपने मूलभूत अधिकारों के बारे में अनजान क्यों हैं? मानव अधिकार आयोग के सदस्य भी तभी सचेत होते हैं जब किसी क्षेत्र विशेष में कोई बहुत बड़ा हादसा, जैसे बलात्कार, फेक एनकाउंटर, जातिगत
अथवा सांप्रदायिक हिंसा आदि हो गया हो। इन परिस्थितियों में क्या एनएचआरसी या राज्य मानव अधिकार आयोग को एक निष्प्रभावी संस्था मान लिया जाए? क्या इसका हल सुप्रीम कोर्ट तथा उनके आयोग के पास है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग एआरसी ने अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की हैं जिससे कि मानव अधिकार आयोग को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। प्रशासनिक सुधार आयोग का मानना है कि एनएचआरसी को विभिन्न सांविधिक आयोगों के समक्ष शिकायतें करने के लिए एक समान प्रारूप तैयार किया जाए। इसके लिए पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं का विवरण इस ढंग से दिया जाए जिससे कि विभिन्न आयोग के बीच डेटा का तालमेल अच्छे से बैठ पाए। मानव अधिकार आयोग को शिकायतों का निपटारा करने के लिए उपयोगी मानदंड निर्धारित करने चाहिए। ऐसे मुद्दों में कार्रवाई के निर्धारण तथा उसके समन्वयन के लिए आयोग में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं और कार्रवाई को अधिक सफल बनाने के लिए प्रत्येक सांविधिक आयोग के अंतर एक आंतरिक पद्धति विकसित की जाए। हम सभी को मिलकर मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता लानी है, मानव अधिकारों को उनको प्राप्त कराना है और मानव अधिकारों की रक्षा करनी है। शिक्षा इसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो जितने भी मेरे साथी दर्शक हैं या प्यारे बच्चे हैं या माता पिता हैं या अभिभावक हैं, तो वो अपने आसपास सर्वप्रथम कार्य करें। जो आपके आसपास जो शिक्षा से वंचित रह रहे हैं उनको शिक्षा प्रदान कराएं ताकि शिक्षा उनको जागरूक कर सके। और आज हम देखते हैं कि हम कहते हैं भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है। ऐसी स्थिति के लिए अगर हम बात करें, यानी कि जो करप्शन की हम बात करें, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव है, मानव अधिकारों का अभाव है। तो मानव अधिकारों की जागरूकता का अभाव है। तो हम सबको मिलकर मानव अधिकारों की रक्षा करनी है और ये ध्यान रखना है कि हमारा राष्ट्र तभी उन्नति कर सकता है जब हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का हर मानव उसमें सहयोग प्रदान करे। यदि हम किसी मानव के अधिकारों की रक्षा नहीं करते, उसको एक सुरक्षित जीवन नहीं देते, तो वो कहीं ना कहीं राष्ट्र से वंचित रह जाएगा, राष्ट्र के उत्थान में अपना सहयोग नहीं दे सकेगा। पुनः एक बार सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि यदि आपके आसपास किसी के भी मानव अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसकी सूचना मानव अधिकार आयोग को अवश्य दें। साथ ही साथ शिक्षा को जरूर बढ़ावा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।